तो चलिए बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी वेटेज। देखिए छोटा सा यूनिट है, बिल्कुल छोटी सी यूनिट है जिसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एंड बिलीव मी दिस इज द मैजिकल यूनिट। व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज़ अ मैजिकल यूनिट, इट इज़ बिकॉज कि ये यूनिट छोटी सी है और ये 6 मार्क्स आपको देकर जाएगी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। जो वेटेज है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की इन द सीबीएसई इकोनॉमिक्स फाइनल एग्जाम, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 6 मार्क्स। मतलब अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मेरे से बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया तो मतलब आप आराम से अपने 6 मार्क्स पक्के कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीओपी भी बोलते हैं। अब क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसको समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे बेटा। देखिए ट्रांजैक्शंस 2 टाइप की होती हैं। ट्रांजैक्शंस 2 टाइप की होती हैं। एक होता है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, दूसरा होता है फॉरेन और यू कैन से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। फॉरेन ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब समझेंगे हम कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस क्या होता है और फॉरेन ट्रांजैक्शंस क्या होता है। देखिए बच्चों, जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होती है वो ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो आपने अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर की है। डोमेस्टिक कंट्री वो वाली कंट्री होती है जिसमें हम रहते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया हमारे लिए क्या है, एक डोमेस्टिक कंट्री है। अब जो भी ट्रांजैक्शन मैं इंडिया के अंदर करूंगी तो वो मेरी क्या होगी, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ ट्यूटर, अगर मैं किसी इंडियन स्टूडेंट को क्लासेस दे रही हूँ, ट्यूशन क्लासेस दे रही हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रही हूँ। और एक होती है बेटा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब आप अपनी कोई गुड या कोई सर्विस फॉरेनर को सेल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज एक अमेरिकन स्टूडेंट को या एक कैनेडियन स्टूडेंट को या एक रशियन स्टूडेंट को दे रही हूँ तो ये क्या है, ये फॉरेन ट्रांजैक्शन हो जाएगी मेरे लिए। तो बेसिकली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस वो वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अंदर की जाती हैं। एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वो वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं जो फॉरेन कंट्रीज के सिटीजन्स के साथ की जाती हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में हम क्या करते हैं, वी बाय द गुड्स फ्रॉम द फॉरेनर्स, और एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, वी सेल द गुड्स टू द फॉरेनर्स, राइट। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं या फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं जो फॉरेन कंट्रीज के साथ लिंक करते हुए ट्रांजैक्शंस हम कैरी आउट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस क्या है और फॉरेन ट्रांजैक्शंस क्या हैं। तो चलिए अब एक चीज और समझेंगे कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, लाइक आप इंपोर्ट करते हो गुड्स का, आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स का, ठीक है, आप सर्विस परचेज करते हो फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज या आप सर्विस सेल आउट करते हो टू द फॉरेन कंट्रीज, तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनसे क्या होता है, उनसे इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होता है। अब किसका इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, वो होता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज। अरे अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है ना, फॉरेन एक्सचेंज होता है बेटा कोई भी करेंसी जो इंडिया की करेंसी के अलावा है। जैसे वी नो दैट आवर डोमेस्टिक कंट्री इज इंडिया, ओके। अब इंडिया में जो करेंसी चलती है वो है रुपी, तो ये जो रुपये है ये हमारी कंट्री की करेंसी है और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक करेंसी, राइट। लेकिन ये जो इंडियन रुपी है ये अमेरिका में नहीं चलेगी, ये चाइना में नहीं चलेगी, ये दुबई में नहीं चलेगी, राइट, ये कनाडा में नहीं चलेगी, ये रशिया में नहीं चलने वाली, है ना। तो
हर कंट्री की अपनी क्या होती है, अपनी अलग अलग करेंसी होती है। अब अगर मैं बात करूं अमेरिका की, अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका में चलता है डॉलर्स, राइट। और दुबई में क्या चलता है, दुबई में चलता है दिरम्स। तो ये वो वाली कंट्री की करेंसीज हैं बेटा जो हमारी कंट्री नहीं है, बेसिकली फॉरेन कंट्री की करेंसीज हैं, है ना। फॉरेन कंट्री की करेंसीज का क्या मतलब है, जो भी करेंसी आप फॉरेन कंट्री में यूज कर सकते हो फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, बहुत ही सिंपल चीजों में अगर मैं बोलूं, सिंपल टर्म्स में बोलूं, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसी ऑफ फॉरेन कंट्री, like currency of Canada, currency of Russia, currency of Dubai, currency of America are all considered under foreign exchange, okay, foreign currency। अब देखिए जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है वो हमेशा फॉरेन एक्सचेंज के यूज से होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ गुड्स का, तो मैं क्या करूंगी, मुझे बेटा पेमेंट करनी होगी, राइट। लेट सपोज मैंने किसी चाइनीज से गुड्स खरीदे, ठीक है, मैं हूं इंडियन, मैंने किसी चाइनीज से गुड्स खरीदे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉरेन एक्सचेंज इस चाइनीज को देना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स, राइट। तो क्या होगा, तो हमारे इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, क्या हो रहा है, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब हमारे इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, ठीक है। और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। अब जो फॉरेनर्स हैं हमारे इंडिया से अगर गुड्स परचेज करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर फॉरेनर्स हैं हमारे इंडिया से गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें हमारी करेंसी में पेमेंट करेंगे, और हमारी करेंसी है रुपी। अब हमारी करेंसी हमारे लिए तो चलो डोमेस्टिक करेंसी है, लेकिन वो पेमेंट कैसे करेंगे, उनके लिए वो है फॉरेन करेंसी, राइट। तो जब भी कोई भी अगर इंडिया से गुड्स परचेज करता है तो क्या होगा, तो पेमेंट हम लोग रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि हम पेमेंट रिसीव करेंगे और पेमेंट होती है फॉरेन एक्सचेंज में, तो हमारे इंडिया में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगी। तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनसे क्या होता है, उनसे ये होता है कि या तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का या फिर आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये जो यूनिट का नाम है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है क्या, तो बेटा यहां पर मैं आपको ये बता दूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है, ठीक है। हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स बनाते हैं ना, अकाउंट्स बनाते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी क्या है, एक अकाउंट है। अब हर अकाउंट में कुछ ना कुछ चीज रिकॉर्ड होती है, तो मैम अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम रिकॉर्ड रखते हैं ऑफ ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ऑफ ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। कौन सी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमारे इंडियन सिटीजन्स में एंड फॉरेनर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अग्रीड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो ये जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, वो सारी की सारी कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी, वो रिकॉर्ड की जाएंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है ये कितने ड्यूरेशन के लिए बनता है, ये 1 ईयर के लिए बनता है। ये बेसिकली क्या है, एनुअल अकाउंट है। क्या है, एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट मतलब जो 1 ईयर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है ये पूरी की पूरी 1 ईयर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, फाइनेंशियल ईयर।
मतलब अभी अगर मैं बोलूं कौन सा चल रहा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो वो ये चल रहा है बेटा जो 1 अप्रैल 2023 में बनना स्टार्ट हो गया एंड 31 मार्च 2024 में ये क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, स्टार्ट ये बनना हो चुका है 1 अप्रैल 2023 में और 31 मार्च 2024 में ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दिस इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इन 1 ईयर। तो अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी के बारे में। मतलब अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि बीओपी में कौन कौन सी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो देर आर बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। द फर्स्ट वन इज इंपोर्ट and export of goods. What is import of goods? Import of goods means buying the goods from the foreign countries. It is an international transaction. तो क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा इन बीओपी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बीओपी में। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स सेलिंग द गुड्स टू द फॉरेन कंट्रीज, राइट, और यू कैन से सेलिंग द गुड्स टू द फॉरेनर्स। तो सेल आउट कर रहे हैं गुड्स हम फॉरेनर्स को, तो अगेन इट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, सो हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड इन बीओपी अकाउंट। सेकेंड, जैसे हम गुड्स को परचेज या सेल आउट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेनर्स के थ्रू, ठीक है, वैसे ही इन द सेम वे सर्विसेज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिलेटेड टू सर्विसेज, सर्विसेज रेंडर्ड एंड रिसीव्ड। नाउ सर्विसेज रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब होता है सर्विस सेल आउट करना। ठीक है, व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज, सर्विसेज आपकी बैंकिंग सर्विसेज हो सकती हैं, टीचिंग सर्विसेज हो सकती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हो सकती हैं, राइट। सो व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग द सर्विसेज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्विसेज रेंडर करना। व्हेन वी आर सेलिंग अवर सर्विसेज टू द फॉरेनर्स, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज रेंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग ट्यूशन सर्विसेज to a Canadian student or to an American student, then it comes under services rendered and it will be recorded under BOP because it is an international transaction. Next, services render करना ही नहीं आता, इसमें सिर्फ सर्विस रिसीव भी अगर करी है तो वो भी आता है। सर्विसेज रिसीव का मतलब क्या है? सर्विसेज रिसीव का मतलब है परचेज करना सर्विसेज। अब जैसे हम सेल आउट कर सकते हैं सर्विसेज टू द फॉरेनर्स, वैसे ही हम सर्विसेज को परचेज भी कर सकते हैं फ्रॉम द फॉरेनर्स। ओके, तो अगर हम सर्विसेज परचेज कर रहे हैं फॉरेनर से या किसी फॉरेन कंट्री से, तो वो भी क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एंड हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर बीओपी अकाउंट। थर्ड वन इज unilateral transfers. Now what is unilateral transfers? Unilateral transfers को समझने के लिए हम unilateral को 2 में डिवाइड करेंगे। वन इज यूनी, यूनी मतलब क्या होता है, 1, ठीक है, यूनी का मतलब होता है सिंगल। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड। तो वन साइडेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड अंडर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को बेटा अनरिक्वेटेड रिसीट्स भी बोलते हैं। अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को। अब एक बार ध्यान से समझेंगे कि ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है क्या। देखिए मैंने आपको बताया ये है बेटा वन साइडेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, राइट। अब ये वन साइडेड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि या तो आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो या आप सिर्फ पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी, तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ रिसीव कर रही है। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब क्या होता है कि आपको चीज दे रही है, वो आगे आपसे लेगी नहीं कुछ भी, राइट।
सो फाइनेंशियल हेल्प अगर प्रोवाइड की गई है बाय द फॉरेन गवर्नमेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट, तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, कुछ पे नहीं कर रही है उसके रिटर्न में, या कोई गिफ्ट प्रोवाइड कर रही है अमेरिकन गवर्नमेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट, या कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है फॉरेन गवर्नमेंट टू अवर इंडियन स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, कुछ रिटर्न में पे नहीं कर रहे, कुछ रिटर्न में उन्हें दे नहीं रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ रिसीट्स चल रहा है, वन साइडेड चल रही है, वन एस्पेक्ट चल रहा है, ओनली रिसीट एस्पेक्ट। अब बात करेंगे कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स की, कुछ ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की जिनमें सिर्फ पे करने का एस्पेक्ट दिखेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकन गवर्नमेंट को गिफ्ट दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट को गिफ्ट दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, इसमें हम सिर्फ दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे रिटर्न में, रिसीट एस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ पेमेंट एस्पेक्ट इंक्लूडेड है, राइट। सो दीज ट्रांजेक्शंस, दीज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस व्हिच आर ओनली वन साइडेड ईदर इंक्लूड्स द रिसीट एस्पेक्ट or the payment aspects are covered under unrequited transfers, or you can say unilateral transfers. Next, the fourth component is capital receipts and payments. नाउ कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स को समझने के लिए पहले हम ये फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से समझेंगे, फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स को अच्छे से समझेंगे। देखिए बेटा, ये जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, सर्विसेज रेंडर्ड एंड रिसीव्ड है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, ये ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं फर्स्ट 3 जिनमें हमारे इंडिया की ना तो कोई एसेट इफेक्ट हुई है, यानी कि ना तो कोई एसेट हमारी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ना ही कोई लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये ऐसे फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे हमारे कंट्री की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अफेक्ट नहीं हुई है, डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फोर्थ वन को मैंने ओड वन आउट रखा है इनमें से। तो बेसिकली ये जो फोर्थ कंपोनेंट है कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिससे या तो हमारे कंट्री की एसेट्स अफेक्ट होंगी या हमारी कंट्री की लाइबिलिटीज अफेक्ट होंगी। अफेक्ट द एसेट्स and liabilities of domestic country. अब एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज मिस्टर राम इज एन इंडियन एंड मिस्टर श्याम इज एन अमेरिकन, ठीक है। सो मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से लोन लिया हुआ है। अब क्योंकि मिस्टर राम इंडियन है और मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से लोन लिया है और मिस्टर श्याम एक फॉरेनर है, राइट। तो यहाँ पर इंडिया वालों की लाइबिलिटीज क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई, इंडिया वालों का कर्जा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट। तो क्योंकि लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई इंडिया वालों की, तो ये ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है जिसने अफेक्ट कर दिया लाइबिलिटीज को, कंट्री की लाइबिलिटीज को अफेक्ट कर दिया। सो ये वाली ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स के अंडर। तो अगर मैं आपको बताऊं कि लोन लिया है ना, तो पैसा तो आया है, तो ये किसके अंडर होगा, कैपिटल रिसीट्स के अंदर, ठीक है। और लेट सपोज मैं इंडियन हूँ, राइट, मैंने कनाडा में कोई घर अपना खरीद लिया, मैंने कनाडा में घर खरीद लिया, तो वहां पर इंडिया वालों की प्रॉपर्टी हो गई ना एक, तो हम इंडियंस का एसेट्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट। तो ये भी एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जिससे इंडिया वालों के एसेट क्या हो गए, अफेक्ट हो गए। लेकिन ये पेमेंट करी होगी मैंने जब प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो दैट कम्स अंडर कैपिटल पेमेंट्स। सो फोर्थ कंपोनेंट में वो सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आएंगी जो हमारी कंट्री की एसेट्स या लाइबिलिटीज को अफेक्ट करती है। लेकिन जो फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स हैं, ये ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारी कंट्री की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती हैं। देखिए बेटा, गुड्स और एसेट्स में फर्क होता है, दिस इज ऑल अबाउट द गुड्स, राइट। गुड्स और एसेट में क्या फर्क होता है, गुड्स वो चीजें होती हैं जिसमें हमारा बिजनेस क्या करता है, डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे जो फर्नीचर रखा है वो तो आपका एसेट है, लेकिन अगर कोई डीलर है फर्नीचर का, तो उसके जो फैक्ट्री में फर्नीचर रखा है, जो शॉप पर फर्नीचर रखा है बेचने के लिए, वो उसके गुड्स हैं, वो उसके एसेट्स नहीं होते कभी भी,
ठीक है, कोई मान लो मोबाइल फोन का डीलर है, तो मोबाइल फोन उसके लिए एसेट नहीं है, मोबाइल फोन उसके लिए गुड्स है। इन द सेम वे सर्विसेज, अब सर्विसेज से भी हम बिजनेस कर रहे हैं या पैसा अर्न करते हैं, तो सर्विस भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स नहीं होती हैं। क्लियर है? तो गुड्स सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम द एसेट्स। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये तो गुड्स एंड सर्विसेज से लिंक्ड है या फिर गिफ्ट्स वगैरह से लिंक्ड है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 कंपोनेंट्स हैं दैट आर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट अफेक्टिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। अब देखिए एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीओपी को फर्दर 2 में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बीओपी अकाउंट के फर्दर 2 सब अकाउंट्स हैं। ठीक है, मतलब इस अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट्स हैं। एक है बेटा बीओपी करंट अकाउंट, बीओपी करंट अकाउंट, और दूसरा है बीओपी कैपिटल अकाउंट। ओके, तो बीओपी करंट अकाउंट में हम वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, वो वाली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं होती। मतलब मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स हैं इनसे कोई भी डोमेस्टिक कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारी अफेक्ट नहीं हो रही है। इसीलिए ये फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स कहाँ पे हम लिखेंगे, हम लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इसे बीओपी करंट अकाउंट में। ओके, वेयर एज जब फोर्थ कंपोनेंट जो है ये ऐसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है जो अफेक्ट कर रहा है कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे बीओपी कैपिटल अकाउंट में, बीओपी कैपिटल अकाउंट में। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सो बीओपी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा। बीओपी एक ऐसा अकाउंट है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है कंट्री की जो भी हुई है कंट्री के सिटीजन्स में एंड फॉरेनर्स के बीच में फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स है फर्स्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जो हम गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि सर्विसेज को सेल करना, एंड सर्विस रिसीव, यानी कि परचेज करना सर्विसेज को। ठीक है, नेक्स्ट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जिसे हम अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर बेसिकली वन साइडेड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस जिनमें या तो रिसीट एस्पेक्ट इंक्लूड होता है या फिर पेमेंट एस्पेक्ट इंक्लूड होता है। फोर्थ वन कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर दोज international transactions which either affect the assets or affect the liabilities of the domestic country। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया बीओपी करंट अकाउंट एंड बीओपी कैपिटल अकाउंट आर द 2 सब अकाउंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट, यानी कि बीओपी अकाउंट के अंडर 2 सब अकाउंट्स हैं। ठीक है, और वो है फर्स्ट वन बीओपी कैपिटल अकाउंट एंड द अनदर वन इज बीओपी करंट अकाउंट। अब बीओपी करंट अकाउंट में वो वाले इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो डोमेस्टिक कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती हैं। तो ये फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स हैं दैट आर रिकॉर्डेड अंडर बीओपी करंट अकाउंट, वेयर एज द फोर्थ कंपोनेंट दैट इज कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री के या तो एसेट्स को या लायबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं, तो इसीलिए ये कवर होती है बेटा बीओपी कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे फर्दर आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें और बताना चाहूंगी, ठीक से समझिएगा। देखिए बेटा, गुड्स को हम मर्केंडाइज भी बोलते हैं, और गुड्स क्या होती हैं, बेसिकली विजिबल आइटम्स होती है, राइट। गुड्स ऐसी चीजें हैं विच यू कैन सी एंड टच। तो जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है उसको हम मर्केंडाइज ट्रेड या फिर विजिबल ट्रेड भी बोल देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को हम या तो मर्केंडाइज ट्रेड या फिर विजिबल ट्रेड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट सर्विसेज, सर्विसेज इनविजिबल आइटम्स होती हैं, राइट। सर्विसेज आप किसी की टच नहीं कर पाते हो, आप किसी की सर्विस को देख नहीं पाते, आप फील कर पाते हो। आप मेरी टीचिंग सर्विसेज को ना तो अभी देख रहे हो ना आप टच कर पाओगे, आप सिर्फ फील कर पाओगे कि मैम कैसा पढ़ा रही है, मैम की टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं या नहीं है, राइट। तो ये जो सर्विसेज होती हैं ये होती हैं इनविजिबल आइटम्स। तो सर्विसेज रेंडर्ड एंड रिसीव्ड को इनविजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड। ओके, तो यहां पर ये चीजें नोटिस की थी। तो चलिए अब अगर बात होगी कि डिफरेंस बताइए बीओपी करंट अकाउंट में एंड कैपिटल अकाउंट में, तो फर्स्ट तो हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, राइट, कि बीओपी करंट अकाउंट में वो वाली सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती हैं, और बीओपी कैपिटल अकाउंट में
वो वाली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो कंट्री की या तो एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। फिर आप बनाएंगे बेसिस, फर्स्ट बेसिस आप बनाएंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का। तो आप बताएंगे कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है लेकिन बीओपी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। सेकंड बेसिस आप बनाएंगे सर्विसेज रेंडर्ड एंड सर्विसेज रिसीव्ड का। तो इसमें आप बताएंगे बीओपी करंट अकाउंट में ये रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन बीओपी कैपिटल अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं होता है। थर्ड आप बनाएंगे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का बेसिस, और इसमें आप बताएंगे कि बीओपी करंट अकाउंट में ये रिकॉर्ड किया जाता है बट बीओपी कैपिटल अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स का आप बताएंगे कि बीओपी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है बट बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हमने क्या क्या कवर अप किया, देखिए बेटा, सबसे पहले हमने कवर अप किया मीनिंग ऑफ बीओपी। नेक्स्ट हमने कवर अप किया सब अकाउंट्स ऑफ बीओपी, यानी कि बीओपी करंट अकाउंट एंड बीओपी कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमने स्टडी किया बेटा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे बेटा आगे। अब मैं बात करूंगी हॉट क्वेश्चंस की। हॉट क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जब आप पेपर देने जाओगे बेटा तो सीबीएसई में, ठीक है, सीबीएसई के फाइनल पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू अर्लियर। पहले जो सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करता था उसमें जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहते थे, इस बार जब आप पेपर देने जाओगे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा मिलने वाले। तो डेफिनेटली अगर हमने कोई भी चैप्टर प्रिपेयर किया लेकिन उसके सिंपल क्वेश्चंस कर लिए बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है बेटा उस चैप्टर को करने का, क्योंकि हमें उसके हॉट क्वेश्चंस भी जरूर डिस्कस कर लेने चाहिए, तभी आप समझना कि आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ वरना नहीं हुआ है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, या जिसे हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस भी बोलते हैं। बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम बोलते तो रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मीनिंग ही नहीं पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। तो बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो आपने थियोरेटिकल नॉलेज अटेन की है थ्रू रीडिंग द कॉन्सेप्ट, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, उसे आप अब अप्लाई भी कर पाओ अपने आंसर्स में। ठीक है, तो ये होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आप अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्डिंग कैसी की जाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि जो भी आइटम्स है, कोई पर्टिकुलर आइटम आपको दे दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंपोर्ट ऑफ मशीनरी पूछा जा रहा है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, कि बताइए इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे बीओपी कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले तो बेटा हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कि बीओपी अकाउंट में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको दो चीजें वहां पर हाईलाइट करनी है, दो पॉइंट आप बना दोगे और दो चीजें आपको हाईलाइट करनी है। वो क्या है? नंबर वन, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये कौन से सब अकाउंट ऑफ बीओपी में रिकॉर्ड किया जाएगा, बीओपी करंट अकाउंट या फिर बीओपी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉन्ग विद रीजन, रीजन के बिना तो हमें कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो भी एक ट्रांजैक्शन आपको दी जाएगी, जो भी आइटम दी जाएगी, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी दी गई है, तो हम सबसे पहले आंसर में ये बताएंगे कि क्या हम इसको बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे या बीओपी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, दूसरा आपको ये बताना है बेटा, जैसे कि बीओपी अकाउंट की मैंने आपको बताया था दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड, दूसरी क्रेडिट साइड। तो दूसरा आपको ये बताना है कि कौन सी साइड ऑफ बीओपी में हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्या हम डेबिट साइड ऑफ बीओपी में रिकॉर्ड करेंगे या फिर क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा।
ठीक है, तो आइए वन बाय वन एक बार दोबारा से आपको रिकॉल कराती हूँ कि रिकॉर्डिंग करनी कैसे है। देखो, जब भी हमें ये देखना होता है कि बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है या बीओपी कैपिटल अकाउंट में, सिंपली हमें ये देखना है कि क्या उस ट्रांजेक्शन से डोमेस्टिक कंट्री की जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। क्या कोई एसेट इंक्रीज हो रही है या कोई एसेट डोमेस्टिक कंट्री की डिक्रीज हो रही है, या कोई लाइबिलिटी डोमेस्टिक कंट्री की इंक्रीज हो रही है, या कोई लाइबिलिटी डोमेस्टिक कंट्री की डिक्रीज हो रही है। तो क्या उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से डोमेस्टिक कंट्री की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रही है। तो इफ यस हो रही है तो हम उन्हें बीओपी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उन्हें बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो समझ आया आपको रीजन? अगर आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो रीजन क्या देना है? रीजन ये देना है दैट दिस इज द फॉरेन ट्रांजैक्शन, दिस इज द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन which do not affect the assets and liabilities of our domestic country। लेकिन अगर बीओपी कैपिटल अकाउंट में अगर हम उसे रिकॉर्ड करने वाले हैं तो आप बताओगे कि एसेट इंक्रीज हो रहा है डोमेस्टिक कंट्री का, या एसेट डिक्रीज हो रहा है, या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो हमने जो भी आंसर देने हैं बेटा अलोंग विद रीजन देने, बिकॉज जब आप विदाउट रीजनिंग कोई भी आंसर लिखते हो तो ऑफकोर्स आपको हाफ मार्क्स ही मिलने वाले हैं। टीचर मुश्किल से वो हाफ मार्क्स देगी, बिलीव मी। तो जब भी हमें कोई भी आंसर करना है तो मेक श्योर रीजन के साथ करना है। दूसरा, कौन से साइड पे रिकॉर्ड करना है, ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीओपी अकाउंट के बेटा दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। अब कौन सी साइड पे हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है ये डिपेंड करेगा कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हुआ है आपकी कंट्री से या फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ है हमारी कंट्री में। तो देखिए, अगर इनफ्लो हुआ है बेटा फॉरेक्स का हमारी कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री में हमने पैसा रिसीव किया है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का क्या हुआ है? इनफ्लो हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आया है। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बीओपी की, क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड की एब्रीविएशन है बेटा सीआर, क्रेडिट साइड, ओके। एंड अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का हमारी कंट्री से, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स, तो आउटफ्लो हो रहा है फॉरेक्स का हमारी कंट्री से, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा डेबिट साइड ऑफ बीओपी पे, डेबिट साइड ऑफ बीओपी के, ठीक है। अब देखो, बहुत से बच्चे यहाँ पे वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, तो इनफ्लो जब फॉरेन जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो इनफ्लो हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, लेकिन ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में नहीं होता। जब इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। और जब आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। तो अकाउंट्स और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये अपोजिट है अकाउंट्स के। तो चलिए, इस तरीके से ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि रिकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे उसका आंसर देना है। तो चलिए अब वन बाय वन बात करेंगे कि जो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं? बीओपी अकाउंट के। ऐसा क्वेश्चन बेटा 3 या 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मशीनरी को हम क्या ट्रीट करेंगे? गुड्स ट्रीट करेंगे। मतलब जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है ना मशीनरी को, वो डीलर है गुड्स का, ठीक है। वो कौन है? डीलर है गुड्स का। देखिए, जब आपने गवर्नमेंट बजट का चैप्टर किया था या आप कोई और चैप्टर करते हैं तो वहां पर हम मशीनरी को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, बट यहाँ पर हम मशीनरी को क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। तो क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स से कोई भी हमारी डोमेस्टिक कंट्री की एसेट्स या लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं होती हैं, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसे हम रिकॉर्ड करेंगे बीओपी करंट अकाउंट में, ठीक है। एक का मैं आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी करके दिखा देती हूँ। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी will be recorded under BOP current account because it
does not affect the assets and liabilities of the domestic country, of the डोमेस्टिक कंट्री। तो ऐसे आपको फर्स्ट पॉइंट बनाना है बेटा, और आपको फर्स्ट पार्ट का जवाब दे देना है कि इसे बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो हम पेमेंट करेंगे, हम इंडिया वाले पेमेंट करेंगे। इंडिया वाले जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एंड वी नो दैट जब भी आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन करेंसी का, तो हम क्रेडिट साइड पे उसे रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी डेबिट साइड पे उसे रिकॉर्ड करते हैं। आउटफ्लो जब होता है तो डेबिट साइड, इनफ्लो जब होता है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट मैं इसका क्या लिखूंगी? जो भी बेटा हॉट क्वेश्चंस करा रही हूँ, इससे बाहर कोई हॉट क्वेश्चन बीओपी अकाउंट से रिलेटेड नहीं आने वाला। मेक श्योर मैं पूरे यूनिट ऑफ बीओपी की नहीं बात कर रही, ओनली बीओपी अकाउंट से रिलेटेड बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, ऐसे आप सब पॉइंट दे देंगे। फिर आप लिखेंगे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी will be recorded on credit side of BOP current account, because रीजन भी देना ही है, बिना रीजन के हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। बिकॉज it will lead to outflow of forex। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि अगर इंडिया वाले बोरोइंग्स कर रहे हैं, ठीक है, बोरोइंग्स कर रहे हैं, बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? लोन लेना। तो इसे कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? बीओपी अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा, क्योंकि बोरोइंग्स करने से लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी हमारी डोमेस्टिक कंट्री की? इंक्रीज हो जाएंगी, राइट। अगर कोई इंडियन बोरोइंग्स कर रहा है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जिससे लाइबिलिटी डोमेस्टिक कंट्री की इंक्रीज हो जाएगी। सो इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर बीओपी कैपिटल अकाउंट, राइट। तो चलिए, it will be recorded under BOP capital account because this international transaction will lead to increase in liabilities of the domestic country। अब दूसरा बेटा हमें ये देखना है कि ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि बीओपी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे या बीओपी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसे कौन से साइड ऑफ बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे या हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? तो चलिए देखते हैं कि बोरोइंग्स करने से इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो बेटा वी नो दैट बोरोइंग्स हम कर रहे हैं, पैसा हमारी कंट्री में आएगा, तो यानी कि इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, इनफ्लो ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज। राइट और मैंने आपको बताया था जब भी इनफ्लो होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, आउटफ्लो होता है तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। राइट तो क्योंकि इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से इनफ्लो होगा तो इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी। ओके, सिंस this transaction will lead to inflow of forex, or you can say foreign exchange, so it will be recorded under credit side of BOP capital account. यहां मेंशन कर देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ओके, सो आई होप गाइज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको हॉट क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन बीओपी अकाउंट तो आपको कैसे उसका आंसर देना है। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स। इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए यहाँ पर कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स एसेट्स हैं। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है कंप्यूटर्स का, कोई भी इंडियन कंप्यूटर का इंपोर्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक कंट्री के एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए दैट दिस विल बी रिकॉर्डेड अंडर बीओपी कैपिटल अकाउंट। ओके, because it will increase the assets of domestic country। ठीक है, प्रॉपर हमें बताना है, सिंपल ये नहीं लिखेंगे कि इट विल अफेक्ट। नो, आपको पता लग रहा है ना कि अफेक्ट का मतलब तो बेटा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। तो अफेक्ट से वो इंक्रीज भी हो सकते हैं एसेट्स और डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर जब पता लग ही रहा है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, तो इसीलिए इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, बीओपी कैपिटल अकाउंट में। दूसरा, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कंप्यूटर्स का तो यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने से क्या होता है, आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। राइट, एंड जब भी आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड ऑफ बीओपी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रीजन क्या देंगे, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पर इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से फॉरेन एक्सचेंज का। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब सबसे ट्रेंडी क्वेश्चन बीओपी अकाउंट का हम उसके बारे में बात करेंगे। बीओपी यूनिट से सबसे ट्रेंडी क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आ जाता है जो, ठीक है, व्हिच इज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस versus accommodating transactions, accommodating transactions। ओके, तो देखिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब सेलिंग द गुड्स टू द फॉरेन कंट्री, राइट, तो हम फॉरेन कंट्रीज को गुड्स सेल आउट करते हैं अपने इंडियन प्रोडक्ट्स। दूसरा, हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, जैसे बहुत से इंडियन ट्यूटर्स हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लाइक अमेरिकन स्टूडेंट, कैनेडियन स्टूडेंट, रशियन स्टूडेंट, राइट, तो हम सर्विसेज भी रेंडर कर रहे हैं। बट वाई वी आर डूइंग सो, वाई वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, वाई वी आर इंडल्ज्ड इन giving the services, or you can say providing or rendering the services to the foreign country? We are doing so in order to earn the profit, right? तो जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बेटा प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक मोटिव। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक मोटिव के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है उन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस।
अब ये ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से ही क्या होता है, बीओपी अकाउंट में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि बीओपी अकाउंट की दो साइड्स हैं, एक है डेबिट साइड, दूसरी है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे वी रिकॉर्ड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, एंड क्रेडिट साइड पे वी रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, राइट। तो दो साइड्स हैं, एक है बेटा इसकी लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड, एंड द नेम्स ऑफ दोस साइड्स आर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस कब होगा, वो तब बैलेंस होगा जब डेबिट साइड का टोटल जो है दैट वुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, राइट, अग्रीड। लेकिन अब कहीं बार ऐसा हो जाता है कि ये जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल है वो मिसमैच है, ठीक है। क्या हो रहा है, या तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है क्रेडिट साइड के टोटल से, या फिर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है डेबिट साइड के टोटल से। और वो मिसमैच क्यों जाता है, मिसमैच जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, बिकॉज वी पीपल आर इंडल्ज्ड इन डूइंग द ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस। तो उसकी वजह से आउटफ्लो भी होता है फॉरेन एक्सचेंज का, कहीं ना कहीं इनफ्लो भी होता है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी हम करते हैं तो उसके पीछे भी प्रॉफिट मोटिव होता है कई बार, कि बहुत से बिजनेसमैन इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को इन ऑर्डर टू डू द प्रोडक्शन, क्योंकि अगर इंडिया में कोई रॉ मटेरियल ऐसे हैं जो कॉस्टली मिल रहे हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि ठीक है हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स को यूज करेंगे टू कैरी ऑन अवर प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा जब हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो कि चीपर है उसको यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स जो कि कॉस्टली हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, तो क्या होगा, तो ये होगा कि प्रॉफिट मोटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बेसिकली द आइटम्स विच आर डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एंड यही आइटम्स है बेटा जिनसे आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स हो रहा है। और इन्हीं ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि बीओपी का जो बैलेंस है वो मिसमैच हो सकता है ना। हो सकता है बेटा कि ऑटोनॉमस पेमेंट्स क्या हो, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन में ऑटोनॉमस पेमेंट्स भी होंगी और ऑटोनॉमस रिसीट्स भी होंगी, राइट। तो अगर ऑटोनॉमस पेमेंट्स ज़्यादा हैं ऑटोनॉमस रिसीट के, राइट, ऑटोनॉमस रिसीट के, अगर ऑटोनॉमस पेमेंट्स ग्रेटर देन है ऑटोनॉमस रिसीट के, ऑटोनॉमस रिसीट्स के, राइट, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मिसमैच हो गया बीओपी, राइट। क्योंकि एक तरफ तो हम दिखाते हैं ऑटोनॉमस पेमेंट, एक तरफ हम दिखाते हैं ऑटोनॉमस रिसीट, क्योंकि ऑटोनॉमस पेमेंट से आउटफ्लो होगा, ठीक है, फॉरेक्स का, और ऑटोनॉमस रिसीट से इनफ्लो होगा बेटा फॉरेक्स का। ऑटोनॉमस रिसीट्स में आ गई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लाइक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज रेंडर, क्योंकि इससे आपको पैसा मिलेगा। इनफ्लो को डिनोट कर रहा है ये, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ये डिनोट कर रहा है बेटा क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी को, ठीक है। लेकिन ऑटोनॉमस पेमेंट्स यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को या हम सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो उससे क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स, राइट। और वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है डेबिट साइड ऑफ बीओपी को। अब जब भी इन ट्रांजेक्शन्स करने की वजह से, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन करने की वजह से, यानी कि ऑटोनॉमस रिसीट्स एंड ऑटोनॉमस पेमेंट्स की वजह से बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, मतलब बीओपी का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं करेगा। तो अब मैम कुछ तो करना होगा ना इसको मैच कराने के लिए। देखिए यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, जो बीओपी है ना वो एक अकाउंट है, राइट, ये मैंने आपको बताया था। और क्योंकि वो अकाउंट है तो अकाउंटिंग के रूल्स कहीं ना कहीं इस बीओपी अकाउंट पे लगते हैं। और अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग का ये रूल है, अकाउंट्स का रूल है, वो रूल क्या है कि ये हमेशा हर एक अकाउंट को बैलेंस कर कर ही छोड़ता है। एंड में हमें हर एक अकाउंट को बैलेंस करना ही होगा, राइट। तो बैलेंस जब करना ही होगा तो करना कैसे होगा, तो यहां पर बेटा देखिए
जैसे कि मैंने आपको बताया ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से बीओपी क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बीओपी हमारा डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। डिसइक्विलिब्रियम मतलब मिसमैच हो गया, उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो पा रही हैं, यू कैन से इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए अब इस बीओपी को हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। वो इसलिए बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि बीओपी अकाउंट को हम बिना बैलेंस करे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बीओपी अकाउंट पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लगता है, और रूल ऑफ अकाउंटिंग यही बोलता है कि हर एक अकाउंट को एंड में क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब क्योंकि हर एक अकाउंट को एंड में बैलेंस करना है, तो अब बैलेंस करा कैसे जाए, है ना। तो देखो बेटा, जब इनफ्लो कम है आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज से, तो इंडियन गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर लेगी। बोरोइंग्स कर ली उसने फॉरेन गवर्नमेंट से, बोरोइंग्स कर ली उसने वर्ल्ड बैंक से, राइट। तो बोरोइंग्स करने पे क्या होगा, इनफ्लो बढ़ जाएगा, और इनफ्लो इतना बढ़ जाएगा कि वो मैच कर जाएगा आउटफ्लो के साथ। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। देखो, इनफ्लो अगर इतना है, आउटफ्लो इतना है, राइट, और मुझे इसको बैलेंस करना है बीओपी अकाउंट को, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोरोइंग्स कर लूंगी। बोरोइंग्स कर रही है इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, तो इनफ्लो बढ़ेगा। इनफ्लो बढ़ते 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 आउटफ्लो के इक्वल आ गया, तो हो गया बैलेंस बीओपी अकाउंट का, राइट। तो मतलब बोरोइंग्स आर एन एग्जाम्पल टू ब्रिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इक्विलिब्रियम लाने के लिए भी हम कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से बेटा डिसइक्विलिब्रियम आता है, डिसइक्विलिब्रियम आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, राइट। अब उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए, अब दोबारा से डिसइक्विलिब्रियम वाले बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें जो भी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, उसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन ट्रांजैक्शंस या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो आपने क्या देखा, दोनों का एम अलग अलग है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर डन टू अर्न प्रॉफिट एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डन टू ब्रिंग बैक द डिसइक्विलिब्रियम बीओपी इनटू इक्विलिब्रियम बीओपी। ठीक है, तो एक तो हो गया एम के बेसिस पे इसी का ही मीनिंग आप क्रिएट कर लोगे। दूसरा, और क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन दोनों में, देखिए, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वर्सेस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को बेटा अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है, अबव द लाइन आइटम्स। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, इसको भी आप एज ए डिफरेंस यूज करोगे। अब इसका सिनोनिम क्या है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का, इसका सिनोनिम है बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। ओके, और मैंने आपको बोला एम के बेसिस पे, मीनिंग के बेसिस पे, सिनोनिम के बेसिस पे हो गया, सिनोनिम मतलब अदर नेम। ओके, और आप क्या बताओगे इसमें बेटा, जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है ना, वो बीओपी करंट अकाउंट और बीओपी कैपिटल अकाउंट से रिलेट कर सकती है, दोनों से रिलेट करती है। कई बार हम लोन लेते हैं क्योंकि हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, राइट, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने के लिए ले रहे हैं। तो जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है दैट रिलेट्स टू बीओपी करंट अकाउंट एज वेल एज बीओपी कैपिटल अकाउंट। ओके, वेयर एज जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है दैट इज ओनली रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट, बीओपी कैपिटल अकाउंट। आप देखो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स क्या है, बीओपी कैपिटल अकाउंट से रिलेट कर रही है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। तो यहाँ पर गाइस इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।